गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पर आधारित वीडियो लेक्चर 8 है। देखेंगे आज आप कि लवणीय क्षारीय मृदा का सुधारीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर आधारित विधियों को कंसिडर कर रहे थे। कल आपने पढ़ी थी भौतिक विधि, आज पढ़ेंगे रासायनिक विधि। रासायनिक विधि किस प्रकार से बनाई जाती है, भौतिक विधि किस प्रकार से कार्य करती है और जैविक विधि किस प्रकार से काम करेगी, उन सभी को बनेगी को डिस्कस कर रहे हैं। कल आपने भौतिक विधि के आधार पर पढ़ा था कि मृदा को अलग अलग तरीके से उसके ऊपरी परत को हटाने के तरीके, जैसे मतलब मृदा को उसके खाई खोद के या पानी मिलाकर या ऐसे कोई भी टेक्निक अपना के, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें मृदा की ऊपरी सतह पर उपस्थित लवणों को किस प्रकार से हटाया जाए, उसको अपने भौतिक विद्या के अंतर्गत पढ़ा था। परंतु भौतिक विद्याएं क्या थी, महंगी थी तथा उनको हर स्थान पे हर विधि को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तब इस प्रकार की समस्या सामने जनरेट हो जाती है, तो उन समस्या को समाधान करने के लिए कृषि का किस प्रकार से सुधारीकरण किया जाए ताकि उसको कृषि योग्य भूमि के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो अपन देखते हैं, तो उसके लिए वैज्ञानिक ने नए नए तरीके खोजने का प्रयास किया और फिर बाद में उन्होंने बताया कि कृषि योग्य भूमि को बनाने के लिए या भूमि को सुधारीकरण करने के लिए रसायनों का प्रयोग भी आवश्यक माना गया है। और कई प्रकार के रसायन ऐसे होते हैं जो भूमि सुधारीकरण में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक विधि। रासायनिक विधि द्वारा लवणीय एवं क्षारीय मृदा का सुधारीकरण। तो क्या होता है, इसमें रसायन काम आएंगे और जो रसायन भूमि को सुधारीकरण में काम आते हैं वो क्या करेंगे, भूमि सुधारक। तो देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सुधारीकरण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे रासायनिक मृदा सुधारक कहलाते हैं या कहते हैं। रासायनिक मृदा सुधारक किसे कहते हैं या क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, वे रासायनिक पदार्थ जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सुधारीकरण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे रासायनिक मृदा सुधारक कहते हैं या कहलाते हैं। दिमाग बात रहेगी, आगे देखिए। रासायनिक सुधार पदार्थों को मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मृदा में सोडियम आयन की प्रतिशतता को घटाना तथा कैल्शियम आयन की मात्रा को बढ़ाना, क्योंकि सोडियम प्रबल क्षारीय तत्व है और उसको डायरेक्ट मृदा में क्षारीयता की मात्रा बढ़ती है, तब उसको धीरे धीरे मृदा में से कम करना तथा कैल्शियम की मात्रा को क्या करना, बढ़ाना। ये सभी जितने भी रसायन होते हैं उनका मुख्य टारगेट यही होता है कि मृदा में से सोडियम को किस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि मृदा धीरे धीरे क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, या जो आपके प्रबल क्षारीय थी वो धीरे धीरे क्या हो जाए, उदासीन के रूप में कंट्रोल होने की संभावना रहती है। अब आपको बताया जा रहा है, अगला बिंदु आप देख रहे हो, रासायनिक सुधारकों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने, 3 कैटेगरी में बांट रखा है। तो उसमें देखते हो, फर्स्ट आपकी क्या हो जाएगा, जल विलेय कैल्शियम लवण। फर्स्ट कैटेगरी में वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में विलयशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील। तो उसमें आप देखते हो कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम और फास्फोजिप्सम। तो ये सारे आपके क्या है, जल में घुलने वाले कैल्शियम युक्त लवण है। क्या है, जल में घुलने वाले कैल्शियम युक्त लवण है, जो इनका भी प्रयोग आप कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम, फास्फोजिप्सम। दूसरा है आपके कम विलेय कैल्शियम लवण। ऐसे लवण जो जल में क्या होते हैं, कम घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, कम मात्रा में घुलते हैं, अलग विलेय होते हैं। तो उनके उदाहरण क्या होते हैं, चूना है, चूना पत्थर है, या चूने से निर्मित पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, उनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये भी क्या होते हैं, पानी में कम घुलनशील होते हैं। तीसरे टाइप के रसायन होते हैं वो होते हैं अम्ल एवं क्षारीय उत्पादक। जो अम्ल एवं क्षारीय उत्पादक की टेंडेंसी रहती है कि वो क्षारीयता को डायरेक्ट न्यूट्रलाइज करने की संभावना अधिक रहती है। तो उसमें देखते हैं गंधक, सल्फर, ये क्या है, गंधक है। आपको दिमाग बात रहे, गंधक की क्या है, गंधक किसे कहते हैं, गंधक की क्या है, सल्फर है। और सल्फर का संकेत क्या होता है, S।
तो वो गंधक संकेतक है। गंधक, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, या कहेंगे अपन सल्फ्यूरिक अम्ल। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, H2SO। उसके बाद में एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लाइम सल्फर और पायरेट और सीरा, ये सारे कैसे अम्लीय उत्पादक है जो मृदा को सारी मृदा को सुधारीकरण में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से लवणों को मृदा को सुधारीकरण करते हैं, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक एक को अपन रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि किस प्रकार से किसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसको अपन समझेंगे। तो किसी भी मृदा का प्रयोग करना है तो उसके लिए पहले क्या होना नेसेसरी मृदा टेस्ट लगा हुआ होने वाले कि मृदा की पीएच कितनी है, कितनी अम्लीय है, कितनी सारी है, उसकी गुणवत्ता के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक बताई गई है। अब अपन देखते हैं, इस मैटर को आगे बढ़ाते हैं। मृदा सुधारकों का चयन मृदा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कोई भी मृदा सुधारकों का चयन अपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो मृदा में डालने के लिए, तो उनको चयन करने से पहले मृदा की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना अनिवार्य बताई गई है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से मृदा की पीएच क्या होने से किस प्रकार से चयन किया जाता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस मैटर को मैं रब कर रहा हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आगे, देखिए अपन देखते हैं मृदा सुधारकों का मृदा के गुणों के अनुरूप प्रयोग किया जाता है। मृदा सुधारकों का मृदा के गुणों के अनुरूप प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वर्ड लिख देना, प्रयोग किया जाता है कि मृदा की प्रॉपर्टी कैसे गुण है उसके अनुरूप उसके प्रयोग किया जाता है। कौन सा सुधारक काम में लेना है, कौन सा नहीं लेना, उसको उसके अनुरूप काम में करते हैं। जैसे मृदा की पीएच 8.5 से कम हो, अर्थात अपन कह सकते हैं मृदा किसी अम्लीय प्रकृति होने की संभावना हो, कैसे हो, अम्लीय प्रकृति होने की संभावना होने पर मृदा सुधारीकरण के लिए चूना पत्थर का प्रयोग उचित माना गया है। क्या करना चाहिए आपको, मृदा की मान लो प्रॉपर्टी कैसी अम्लीय, मृदा अम्लीयता होने जा रही है, ज्यादा अम्लीय हो रही है, तो उस मृदा को सुधारीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसमें चूना पत्थर का प्रयोग करना उचित माना जाता है। दिमाग बात रहेगी, अम्लीय मृदा के लिए, अम्लीय मृदा के सुधारीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर का। किसका, चूना पत्थर का। अम्लीय मृदा को सुधारीकरण के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो दिमाग में चूना पत्थर। चूना युक्त मृदा जिसकी पीएच 8.5 से अधिक है, अर्थात हम क्या कहेंगे सारी मृदा, कैसी, सारी मृदा के सुधारीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो याद रहे अम्लीय उत्पाद, अम्लीय उत्पाद के रूप में गंधक अम्ल उनका प्रयोग करना उचित माना जाता है। और चूना रहित सारी मृदा है तो उसके लिए कारक प्रयोग करें जिप्सम या जल में विलय कैल्शियम लवणों का प्रयोग करना भी उचित माना गया है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि कोई भी मृदा किस प्रकृति की और उसके क्या गुणधर्म है, उसके अनुरूप अलग अलग प्रकार के रसायन पदार्थों का अपन प्रयोग करते हैं और उसी की क्वांटिटी कितनी मिलानी क्या नहीं मिलानी उसको अपन अभी रिप्रेजेंट करके आपको बताऊंगा। तो आप देखते हैं जिप्सम जो सारी मृदा के सुधारीकरण में काम में लिए जाने वाले क्या पदार्थ है, भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिप्सम। तो आप देखते हैं जिप्सम का कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की मृदा को सुधारीकरण में काम आती, तो आप दिमाग में रखना सारी मृदा को, और अम्लीय मृदा के सुधारीकरण में चूना पत्थर, दिमाग बात रहेगी। अब आगे अपन पढ़ेंगे जिप्सम के तुल्य सुधारकों की मात्रा कितनी कितनी होती है कि मान लो सारी मृदा है परंतु उसमें जिप्सम के स्थान पे अन्य ऐसे भी कई प्रकार के रासायनिक होते हैं जिनको जिप्सम की क्वांटिटी की तुलना में कम मात्रा में मिलाने पर भी मृदा को सुधारीकरण कर सकते हैं अपन, परंतु वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं और जिप्सम सस्ते होते हैं, तब ज़्यादातर अपन जिप्सम यूज करते हैं। परंतु जिप्सम की तुलना में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे कई प्रकार के रसायन हैं उनको प्रति हेक्टर में कितनी क्वांटिटी मिलाना है तो उसको अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे मैं मैटर को बढ़ा रहा हूँ। देखिए
जिप्सम के तुल्य कई सुधारक ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी जिप्सम की तुलना में बहुत कम मात्रा मिलाने की रिक्वायरमेंट रहती है और जिप्सम जैसे कार्य करते हैं वैसे वैसे ये भी काम करते हैं, परंतु जिप्सम की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। क्या होते हैं? महंगे होने की वजह से हर स्थान पे जिप्सम के समतुल्य सुधारकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली इसका प्रयोग करते हैं, ज्यादातर अधिकतर स्थान पे जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखते हैं जिप्सम के तुल्य सुधारकों की मात्रा कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, प्रति हेक्टर के रूप में आप क्वांटिटी डाल रहे हो, 1 हेक्टर पे कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, और उसमें भी आप देख रहे हो मात्रा किस में ले रहे हो, टन में। किस में ले रहे हो? टन के रूप में ले रहे हो। कितने टन उसमें डालने की रिक्वायरमेंट रहती है? 1 टन बराबर कितना होता है? आप देखते हो 1 टन की क्वांटिटी होती है वो 10 क्विंटल के बराबर होता है 1 टन। तो आप देखते हैं टन में आपको मात्रा से तो कितने टन की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जिप्सम होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने के साथ में कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या लिखोगे? कैल्शियम सल्फेट 2 जल के अणु CaSO4 H2 अणु। तो आप देख सकते हो क्या कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है जिप्सम। इसको प्रति हेक्टर 1 टन की रिक्वायरमेंट रहती है, 1 हेक्टर पे 1 टन की आवश्यकता रहती है किसकी? जिप्सम की। जबकि अन्य तुलनात्मक आप देखोगे उनकी रिक्वायरमेंट कम ज्यादा भी हो सकती है। तो आप देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की रिक्वायरमेंट रहती है 0.57 मतलब 0.57 मिलीटन के रूप में उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। गंधक सूरण 0.18 कितनी? 0.18। पॉइंट हम आपके डिजिट आगे बढ़े उसकी दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद 2 संख्या वापस से हो गए। आयरन सल्फेट इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, आयरन सल्फेट का सूत्र हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं नीला सोदा। क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, हरा सोदा। हरा सोदा के नाम से जाना जाता है। और नीला सोदा किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। किसको बोलते हैं? नीला सोदा बोला जाता है कॉपर सल्फेट को, और हरा सोदा होता है आयरन सल्फेट। तो ये कितने इसकी रिक्वायरमेंट होती है? 1 क्विंटल और 1.62 टन के रूप में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी 0.58। पायरेट में 2 कैटेगरी, एक तो जिसमें सल्फर की मात्रा आपको बताएगी 30% और एक है 20%। जो 30% पायरेट की रिक्वायरमेंट रहती है वो तो रहती है 0.63 और जो आपके सल्फर की मात्रा 20% है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है 0.93 टन। और फास्फोजिप्सम की रिक्वायरमेंट 0.95। अन्य के रूप में पायरेट दूसरी टाइप की रहेगी जिसमें सल्फर की मात्रा रहेगी 20%, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है 0.93। और कैल्शियम पॉलीसल्फाइड युक्त यौगिक जैसे कैल्शियम पॉलीसल्फाइड युक्त यौगिक जो 4 से ऊपर आते हैं, ट्राई से आगे बढ़ी हुई होगा वो हो जाएगा पॉली, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के 5 अणु जुड़ रहे हैं कैल्शियम के साथ, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम पॉलीसल्फाइड की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 0.75 टन। और एल्यूमिनियम सल्फेट की रिक्वायरमेंट रहती है 1.29 टन के अकॉर्डिंग मात्रा में प्रति हेक्टर पर इसकी क्वांटिटी को मिलाने पर मृदा का सुधारीकरण होना पॉसिबल माना जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग पदार्थों को अलग अलग मात्रा मिलाते हैं और सारी मृदा का सुधारीकरण करने में ये सभी जितने भी आपने देखे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखे टेबल में वो सारे काम प्रयोग किए जाते हैं, सारी मृदा को सुधारीकरण में काम में लिए जाते हैं। अब अपन देखेंगे, पहले अपन कंसीडर करेंगे जिप्सम को, विस्तार पूर्वक से जिप्सम का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, करने का तरीका क्या है, कितनी आवश्यकता होती है, तो इसको अपन जिप्सम को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए और फिर बाद में अपन पायरेट आपके एक साथ एक दे रखी एप्लीकेशन अलग अलग की तो एक एक को अपन कंसीडर करेंगे। तो पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं जिप्सम को। तो देखिए इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं टोप कर रहा हूँ, हो गया होगा। देखिए आप जिप्सम के बारे में पहले स्टडी कर रही हो कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, संगठन क्या है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, भंडारण कहाँ है इसका, तो बहुत सारी ऐसी घटना जिप्सम पर आधारित मुख्य बिंदु को आप डिस्कस
करोगे। तो पहले सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड आउट करते हो कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट के रूप में एग्जिस्ट करता है। कैल्शियम सल्फेट दिमाग बात रखना। संगठक के रूप में देखोगे तो कैल्शियम 23%, 18.6% सल्फर तथा 21% क्या पाया जाता है इसमें जल के रूप पाए जाते हैं। 23.2% कैल्शियम, 18.6% सल्फर और 21% के आसपास जल तथा अन्य मात्रा में थोड़े बहुत और तत्व उपस्थित होते हैं। देखिए जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग करने का कार्य किया था J.W. लेदर ने। कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग भारत में शुरू हुआ था। राजस्थान में जिप्सम का भंडार बहुत है। राजस्थान जिप्सम का भंडार है। राजस्थान जिप्सम का भंडार है। देखते हो आपके बीकानेर, बाड़मेर, ये जोधपुर, जैसलमेर, नागौर बहुत मात्रा में जिप्सम देखने को मिलती है। तो अपन कह सकते हैं राजस्थान जिप्सम का भंडार है तथा ये हानिकारक रहित एक सुधारक का काम करता है। किसी भी प्रकार की मात्रा में चाहे कितनी भी क्वांटिटी मिला हो कोई मात्रा में हानि होने की संभावना नहीं रहती। रेत कुटिया किसी प्रकार में नुकसान पहुंचाने की संभावना नहीं। तो ये क्या है? हानिकारक रहित है। और राजस्थान में इसके बहुत भंडार देखने को मिलते हैं। दिमाग बात रखना। अब मृदा के साथ भी कैसे बिक्रिया करती है? सारी मृदा के साथ जिप्सम की बिक्रिया किस प्रकार से होती है उसको रिप्रेजेंट अपन करते हैं। जिप्सम का टारगेट होता है कि सारी मृदा में सोडियम संतृप्तता की मात्रा को घटाना, सोडियम की मात्रा को धीरे धीरे क्या करना? घटाना। और मृदा में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा क्या करती है? बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे मृदा क्या हो जाएगी? कम क्षारीय में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देखते हैं पहले मृदा पर सोडियम आयन अधिशोषित है। क्या है? सोडियम आयन अधिशोषित है। जैसे आपने इसमें जिप्सम मिले, क्या मिले? जिप्सम मिला के पानी इसमें देते हो, पानी की उपस्थिति में जल में विलय करते हो। जल की उपस्थिति में आप मान लो रिएक्शन करोगे, मृदा में जिप्सम मिला के थोड़ा सा पानी मिला दो या पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा? सोडियम आयन कैल्शियम आयन द्वारा क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित हो जाएंगे। सोडियम आयन यहाँ पे जो रखे वो कैल्शियम आयन द्वारा क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और क्या बन जाते हैं? कैल्शियम युक्त मृदा विकसित हो जाती है। क्या होती है? कैल्शियम युक्त मृदा। ये प्रबल क्षारीय और ये कम क्षारीय मृदा में कन्वर्ट हो जाती है। कुल मिला के खेती लायक काम में वापस मृदा कन्वर्ट हो जाती है। और साथ में क्या प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे कि दो सोडियम अणु थे वो सल्फेट के साथ में क्रिया करके क्या बनाएंगे? सोडियम सल्फेट बना देते हैं। और सोडियम सल्फेट जल में घुलनशील होता है जो कि निक्षालन की क्रिया द्वारा भूमि की निचली सतह पर चला जाता है और भूमि की ऊपरी परत कम क्षारीय में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कृषि कार्य के लिए उपयोगी हो जाती है। मान लो मृदा में डायरेक्ट सोडियम आयन उपस्थित इस प्रकार से क्रिया होगी। अब मान लो सोडियम कार्बोनेट के रूप में मृदा उपस्थित है तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट है वो भी क्या हो जाएगा? अपघटित होगा और सोडियम को यहाँ से हटा के उसके स्थान पर कैल्शियम आ जाएगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और साथ में सोडियम सल्फेट वापस बन जाता है और वो निक्षालन क्रिया द्वारा पुनः अपघटित होकर मृदा की निचली परतों पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जिप्सम की मृदा सारी मृदा के साथ बिक्रिया क्या है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट है। दिमाग में रखना कि आपको एग्जाम में एक का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से मैटर दे रखा है उसको आप ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित आप याद रखना। अब अपन देखेंगे सारी मृदा है तो उसमें जिप्सम की शुद्धता किस प्रकार से अपन को आइडेंटिफाई होती है, जिप्सम की कितनी क्वांटिटी मिलानी है और जिप्सम मिलाने का समय तथा ढंग किस प्रकार से मिलाया जाए उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिप्सम की, ये ध्यान रहे। देखिए अपन बात करते हैं कि जिप्सम की शुद्धता एवं मीनता कितनी होनी चाहिए, जिप्सम कितना % शुद्ध होने पर आपके कृषि कार्य के लिए लाभदायक माना जाता है या उचित माने गई है। तो आप देखते हो जिप्सम की शुद्धता 80% से अधिक होना अनिवार्य बताया गया। 80% से कम शुद्ध है तो खेती के लिए इतनी लाभदायक नहीं हो पाएगी। जितना बेनिफिट होना चाहिए उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। बाकी जिप्सम से आप कैसे भी डालो, जिप्सम डालने खेती में डायरेक्ट आपके क्षारीयता की मात्रा को जरूर कम करती है, परंतु रिजल्ट आपको अच्छा मिले इसके लिए 80% से अधिक जिप्सम कैसे होने से शुद्धता पूर्ण होनी आवश्यक मानी जाती है। और जिप्सम मान लो आप देखते हो
तो बड़े बड़े ढेले के रूप में होती है, तो उसको डायरेक्ट बड़े बड़े पत्थर के रूप में फैलाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो जिप्सम को बारीक से चूर्ण बना के पीस के फिर बाद में उसको 2.0 mm की जाली आती है उससे सान कर प्रयोग करें तो सबसे बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जिप्सम की शुद्धता 80% से अधिक, जिप्सम बहुत मीन या बारीक होना चाहिए। जिप्सम को 2.0 mm या मिलीमीटर की जाली से सान कर प्रयोग करना उचित माना जाता है। देखते हैं आप कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जिप्सम की शुद्धता 80% से अधिक होने से खान से प्राप्त जिप्सम बड़े बड़े ढेलों के रूप में होती है। क्षारीय मृदा मिलाने से पहले इन बड़े बड़े पत्थरों या ढेलों को क्या करना चाहिए, चूर्ण के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। भारतीय मानदंड के अनुसार जिप्सम को पूरी तरह 0.2 mm की जाली से सान कर प्रयोग करना उचित माना गया है। कितना? 0.2 mm की जाली से सान कर इसको प्रयोग करना उचित माना जाता है। जिप्सम की आवश्यकता, वैसे देखें जिप्सम कितनी मिलानी क्या मिलानी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यह किसी भी प्रकार के हानिकारक प्रभाव जिप्सम नहीं उत्पन्न करता है, तो हानिकारक रहित है। परंतु जनरली इसकी रेंज होती है वो 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के रूप में सामान्यतः होनी चाहिए, परंतु आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जिप्सम की भूमि में मिलाने के लिए आवश्यक मात्रा सारी भूमि की प्रति सीमा, वांछित भूमि की सुधार सीमा एवं भूमि सुधार के बाद उगाई जाने वाली फसल पर निर्भर करती है कि कितनी आपके कौन सी फसल पहले बो रखी है, मृदा कितनी सारी है, कितनी अम्लीय है, तो सारे गुण भूमि के प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए जिप्सम की मात्रा को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए क्षारीय मृदा के लिए सुधारक पदार्थों की आवश्यक मात्रा, विनिमय योग्य सोडियम के प्रतिस्थापन स्तर पर सुधार की जाने वाली मृदा की गहराई मृदा संरचना पर भी निर्भर करती है। आपको कुल मिला के सारी मृदा में सोडियम को प्रतिस्थापन करना है तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो डिपेंड करता है भूमि की संरचना कैसी है, कितनी सारी है, क्या प्रॉपर्टी, उनको सभी को आइडेंटिफाई करते हुए उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको मिलाया जाना आवश्यक माना जाता है। कितना सुधारक डालना है इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले जितना जिप्सम डालने की आवश्यकता होगी का निर्धारण किया जाता है। जितनी जिप्सम की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी मात्रा में जिप्सम डालना है वो इसकी क्या कहलाएगी, आवश्यकता की मात्रा को निर्धारण करती है। जिप्सम की मात्रा सुधार जाने वाले खेतों की मात्रा का विश्लेषण एवं निश्चित की जानी चाहिए, लेकिन सामान्यतः इसकी रेंज बताई जा रही है। जिप्सम आप मिलाने जा रहे हो तो उसको पहले खेत की आपको केमिकली लेबोरेटरी में आपको उसको रिपोर्ट लेने के लिए भेजने से किसमें जिप्सम या किसकी की रिक्वायरमेंट है तो उसके अनुसार उसमें क्वांटिटी में आप तत्व मिलाओ, परंतु जनरली आपको रेंज बताई जा रही है वो आपको कंसिडर ध्यान रखना कि 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सामान्यतः इसको मिलाया जाता है। दिमाग में रहे जिप्सम डालने का समय क्या है और किस ढंग से इसको मिलाया जाना उचित माना जाता है। तो जनरली अपन देखते हैं कृषि कार्य से पहले, मान लो आप फसल बुआई कर रहे हैं उससे 10-15 दिन पहले भूमि में जिप्सम ऊपरी सतह पर 10 सेंटीमीटर की परत के रूप में फैलाकर पानी मिलाना उचित माना जाता है कि भूमि की ऊपरी सतह पर एक परत की परत आप कृषि कार्य कर रहे हो, कृषि कार्य करने से पहले मान लो आपकी सारी भूमि इसके ऊपर आप जिप्सम डाल रहे हो और पूरे परत क्या फैला दो। ऐसे नहीं कि एक स्थान पे आपने पूरा ढेरा बना के रख दिया जिप्सम का और मृदा सुधर जाएगी, पॉसिबल नहीं। पूरे ढेरे को क्या करना, पूरे खेत में समान समतल भूमि के रूप में इसमें क्या करना, फैलाना, ताकि सभी स्थान पे इसकी क्वांटिटी और रिएक्टिविटी क्या वो समान बनी रहे। पूरी भूमि पे समतल रूप से फैलाकर 10 सेंटीमीटर की परत के रूप में इसको फैलाते हैं। कितनी? 10 सेंटीमीटर परत के रूप में इसको अपन क्या करते हैं, फैला देते हैं। और फैलाने के बाद में फिर क्या मिलाना है इसमें, पानी। क्या मिलाना है इसमें, पानी की क्वांटिटी डाल दो। पानी डालने से क्या होगा, जो मृदा प्रक्रिया होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या करती है, फास्ट सोडियम प्रतिस्थापन वहां से जल्दी करेगी और कैल्शियम आयन वहां पे जल्दी प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार से रिएक्शन को होने के लिए अपन को जनरली जिप्सम को भूमि की ऊपरी परत पर फैलाना उचित माना जाता है। देखिए लैमिट्रिकल के रूप में क्या रिप्रेजेंट कर रखा है उसको मैं देख रहा हूँ। देखिए सारी भूमि सुधार को कार्य को प्रारंभ करने का सबसे उत्तम समय गर्मी का महीने माना जाता है। गर्मी महीने में देखते हैं छुट्टियों के समय में गर्मी ऋतु में जिप्सम का प्रयोग करना उचित माना जाता है। जब आप कृषि कार्य करते हैं उससे पहले इसको प्रयोग में लेना उचित माना जाता है। तो जिप्सम डालने का समय आप क्या ध्यान रखना,
समय दिमाग करें ग्रीष्म ऋतु। क्या? ग्रीष्म ऋतु। उसी समय माना जाता है जब आप अभी जैसे बुआई खत्म करते हो तो उससे पहले ग्रीष्म ऋतु में जैसे देखोगे तो उसमें आपको जिप्सम मिलाना उचित माना जाता है। समय क्या रहे, किस समय जिप्सम को डालना उचित माना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में जिप्सम को मिलाना उचित माना जाता है। देखते हैं अपन जून माह में मानसून प्रारंभ होने का से पूर्व 10-15 दिन पहले बुआई से पहले इसको डाल दिए जाना उचित माना गया है। सर्वप्रथम सारी भूमि को भली प्रकार से समतल करने के बाद मेड़बंदी करना जरूरी होता है ताकि भूमि में पानी सब जगह समान मात्रा से फैले। जिप्सम को फैलाने के बाद में खेत कैसा होना चाहिए? एकदम समतलीय, ताकि सभी स्थान पे पानी समान मात्रा में फैले और समान रहे और सभी स्थान पे सभी मृदा अभिक्रिया समान रूप से संपन्न होना माना जाए। जिप्सम की आवश्यक मात्रा को धान की फसल लगाने से 10 से 15 दिन पहले केवल 10 सेंटीमीटर ऊपरी परत पर पानी मिलाकर भर देना चाहिए खेत को। पहले परत के रूप में 10 सेंटीमीटर परत के रूप में फैला दो और फिर बाद में पानी से भर के खेत को रख दो ताकि मृदा अभिक्रिया क्या होगी? तीव्र गति से संपन्न होगी। जिप्सम को अधिक गहराई तक नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं गड्ढा खोद के आप जिप्सम डाल दो, गड्ढा खोद के नहीं डालना, ओनली फॉर भूमि की ऊपरी परत पर जिप्सम को मिलाना उचित माना जाता है। खेत में लगभग 10 से 15 दिन तक 4 से 5 सेंटीमीटर पानी मिलाने के बाद में पानी भरा रहना आवश्यक है, जिससे सोडियम निक्षालित हो जाते हैं। इस अवधि में खेत सूखना नहीं चाहिए। मान लो आपने जिप्सम मिला रखी तो ऐसा नहीं जिप्सम मिला दी और फिर बाद में खेत में पानी नहीं डाला। पानी डालना जरूरी होता है ताकि उसकी रिएक्शन जल्दी हो। बाकी खेत सूख गया तो फिर बाद में आपकी रिएक्शन रिएक्टिविटी क्या कम हो जाएगी और आपके जो जितना बेनिफिट होना था वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा। प्रयोग से पाया गया कि यदि धान की फसल के लिए सारी भूमि में उगाते हैं तो भूमि के सारीपन में लगातार कमी आती रहती है और खेत को लंबी अवधि तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, लंबे समय तक इसको धान की खेती में एक बार जिप्सम डालने के बाद में आप प्रयोग कर रहे हो तो बार बार आप उसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, परंतु खेत को खाली नहीं छोड़े, ये ध्यान रखें। ये आपके दिमाग बात रहने अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अपने आज पढ़ाए एक प्रकार का रासायनिक भूमि सुधारक के रूप में जिप्सम को स्टडी किया। ऐसे ऐसे आपके 4-5 दे रखे, उसमें से आपको एक एग्जाम में कंफर्म है 100% के रूप में पूछा जाता है। तो आपके दिमाग में किस प्रकार से किसी भी एक को आपको पूछते हैं तो उसके अनुसार कितनी लाइनें आपको याद रखनी है। 1 पेज का मैटर मिनिमम है, उसको ध्यान व्यवस्थित रूप से करके तैयार करके मैटर को आप पढ़ के व्यवस्थित नोट्स बनाओगे। पढ़ते रहिए, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करना अनिवार्य है, नोट्स बनाना जरूरी नेसेसरी है, ये ध्यान दें। अभी तक किसी ने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या डाउट हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पूछ के उस चीज़ का समाधान करें और अपनी पढ़ाई को किसी प्रकार से बाधित नहीं होने दें। जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको जरूर देखें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो तो पूछने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।